हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ हमेशा की तरह ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियोस भी देख रहे होंगे। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं समझते हो ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का एकमात्र नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो 100% अर्थात 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह से आपका और हमारा साथ मजबूती के साथ बना रहे तो हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका का पाठ 2 स्मृति का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। बहुत बहुत स्वागत करती हैं आपकी लाली वर्मा मैडम एक बार फिर से, और चलते हैं लेखक जीवन परिचय की ओर, क्योंकि जब बात आती है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की तो लेखक परिचय भी जरूरी है। मिलेंगे हम फिर से, अर्थात जानेंगे हम पंडित श्री राम शर्मा जी के जीवन से संबंधित वो खास बातें जो हम सभी को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण ही नहीं, मैं तो कहूंगी अनिवार्य है। क्योंकि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम आज चर्चा करेंगे जो ना जाने कितनी अनगिनत प्रतिभाओं के धनी थे, ना जाने कितने ही लोग उनके अनुयायी बन गए। अनुयायी समझते हैं, उनका अनुसरण करने लगे। कितने ही व्यक्तियों के, अनगिनत लोगों के वे आदर्श बन गए। तभी तो आज हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे जो श्री राम शर्मा जी ने ही लिखा है, वो भी उन्हीं के जीवन पर आधारित। ठीक है, यहां आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें बाल काल की अवस्थाओं या किस तरह से क्या क्या करते रहते हैं बच्चे। कोई लटक रहा है, कोई कूद रहा है, कोई तू कितने ऊंचाई से कूद सकता है। शर्त लग जाती है भाई, देखते हैं तू कहां से कूद पाता है। पता चलता है किसी की हड्डी टूटी, किसी का हाथ छिला, और घर में फिर छुपाते घूमेंगे, क्योंकि यदि पापा मम्मी को पता चला तो और पिटाई लगाएंगे। ऐसा होता था। अभी बताओ, जरा सी चोट लगने पर क्या पापा मम्मी और मारते हैं या कहते हैं ओ बेटा नहीं जाना खेलना? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इस चैप्टर के दौरान सबसे पहले हम देखेंगे पंडित श्री राम शर्मा जी का जीवन परिचय, जानेंगे उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। उसके साथ हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन अर्थात हर एक पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें निहित जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठेंगे या उभर रहेंगे उनकी भी मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि हाँ, आई नो कि किस तरह के प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ सकते हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अलावा और भी प्रश्नों की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। कभी कभी आप ही पूछते होंगे ना, टीचर से पूछते ही हैं, क्योंकि मुझसे तो पूछते हैं स्टूडेंट्स, आप भी पूछिएगा जो भी कोई डाउट हो कि मैडम जो पीछे प्रश्न दिए हैं वही प्रश्न आएंगे या बीच में से आ सकते हैं। बोलो, रहता है ना आप सभी का प्रश्न? हाँ, सही है, ये होता है। तो अब मान लीजिए हमें यदि बीच के प्रश्नों से डर है तो उन बीच के प्रश्नों का ही हम समाधान निकाल लेते हैं, उन बीच के प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अर्थात कि ना रहेगा डर और ना फिर हम परीक्षाओं के समय में एकदम भयभीत होंगे कि अब क्या होगा, क्या पता कौन सी परीक्षा में क्या प्रश्न आएगा, और हड़बड़ाहट जाते हैं, जो आता है वो भी चला जाता है। इसलिए जो आ रहा है उसका स्वागत करके अच्छे से उसको विराजित रखिएगा, और जो जिससे डर है उसकी भी हम चर्चा कर ही लेंगे, तो डर के आगे जीत है। चलें, आइए चलते हैं सबसे पहले पंडित श्री राम शर्मा जी के जीवन परिचय की ओर। नमन करते हैं हम श्री राम शर्मा जी को, जिन्होंने अपने बुद्धि के सहारे, अपने ज्ञान के सहारे, अपनी कलम के माध्यम से, अपने सद्विचारों के माध्यम से हम सभी का पथ प्रदर्शन किया, हम सभी को सद्मार्ग दिखाया, हम सबको एक ऐसी शिक्षा दी जिसके बलबूते पर आज हम आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं। और धन्य है वे रचनाकार, सलाहकार, साहित्यकार, कवि, सभी हिंदी के साहित्यकारों का हम नमन करते हैं
जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से हिंदी भाषा का परचम ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में पूरी तरह से फहरा दिया है। आज ये नहीं है, परंतु इस तरह से जो रचनाकार हैं, इतिहासकार हैं, युग प्रवर्तक हैं, वे ना होते हुए भी चिरकाल तक रहते हैं अमर। तभी तो, क्योंकि उनकी रचनाएं हैं आज भी वही वैल्यू रखती हैं, आगे 100 कई सदियों बाद भी वही मूल्य रखेंगी, वही वैल्यू रखेंगी। तभी तो कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कविताएं कभी पुरानी नहीं होती। व्यक्ति का शरीर बूढ़ा हो जाता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। उसी तरह से जो कविताएं हैं या जो पाठ है, वो हमेशा कवि अपनी कल्पना शक्ति के साथ साथ अपनी जीवन की जो वास्तविकता है उससे संबंधित होकर लिखता है। तभी तो व्यक्ति का जो मन है वो एक दूसरे के ट्रांसमिट होते हुए युगों युगों से चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। युगों युगों से एक पंक्ति याद आई है मुझे। हाँ, एक बांस पर एक मैं लिखती रहती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ लिखती हूँ, तो 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी, आपको सुनोगे? युगों युगों से चली आ रही लीला उसकी न्यारी, करते हैं हम बात उसी की जिससे दुनिया सारी। बांस की कहानी है ये, ठीक है। पूरी कभी बाद में सुनाऊंगी, एक युग शब्द आया था इसलिए मैंने 2 पंक्ति सुना दी, पूरी कभी बाद में सुनाऊंगी क्योंकि अभी समय हमारे पास कम है। ओके, तो सबसे पहले हम पंडित श्री राम शर्मा जी के जीवन परिचय की ओर चलते हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी का जन्म 20 सितंबर सन 1911 को हुआ और मृत्यु 2 जून सन 1990। भारत के एक युग दृष्टा मनीषी, युग दृष्टा, युग को देखने वाले, मतलब पीछे का भी, आगे का भी, भूत का भी, भविष्य का भी और वर्तमान का भी। और यूं ही नहीं कि अलख निरंजन मैं बताऊंगा बेटी तेरा भविष्य, अरे घोर दान दक्षिणा दो, तुम्हारा यूं मैं चुटकियों में मतलब कष्ट हर दूंगा, ये वाला युग दृष्टा नहीं, ठीक है। वास्तविक वाला कि उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से, अपने सद्विचारों के माध्यम से हम सभी को प्रेरित किया, वो आप स्वयं देखेंगे, ठीक है। मनीषी अर्थात बुद्धिमान, जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना भी की। उन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक और चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने आधुनिक एवं प्राचीन विज्ञान व धर्म का समन्वय करके आध्यात्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य भी किया। वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके, क्योंकि कहते ना कि वर्तमान में तरह तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, तरह तरह की चुनौतियां आ जाती, आज ये खड़ी हो गई, आज जैसे तैसे इसको समाप्त किया, दूसरी फिर अपने आप पनप गई। यदि उन चुनौतियों का बहुत अच्छे से सामना नहीं किया गया, बहुत अच्छा मतलब विद एविडेंसेस, तो कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। तो उन्होंने जो भी सामना किया है वो फुल ऑफ मतलब सबूत के साथ, प्रमाण के साथ, तथ्य के साथ किया, ताकि जो भी जिस तरह की चुनौती आती थी ना सामने, वो बस उनके मुंह पर ताले लग जाते थे। तभी तो लोगों ने उनको माना, पूजा, मैं तो कहूंगी पूजा शुरू की उनकी, क्योंकि वे थे पंडित श्री राम शर्मा जी, ठीक है। उन्होंने आधुनिक एवं प्राचीन विज्ञान व धर्म का समन्वय करके आध्यात्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य किया, ताकि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके। उनका व्यक्तित्व एक साधु पुरुष, साधु नाम सुनते ही ऐसा लगता है बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी होगी, ऐसा एकदम तिलक लगाए होंगे, कमंडल हाथ में रखकर एकदम त्रिशूल विरशूल रुद्राक्ष धारण करके, अलख निरंजन सब दुख भंजन, ऐसा कुछ होगा। लेकिन साधु का अर्थ ये तो कदापि नहीं होता। साधु का अर्थ संत, सच्चा, ईमानदार, पवित्र, निष्कपट, निष्पाप, जिसकी आत्मा हो पवित्र, और जहां आत्मा पवित्र है परमात्मा यही है। कहते हैं ना, मोह को कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरत ही मिलो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। तो साधु का अर्थ बाहरी आडंबर कतई नहीं है, साधु का अर्थ है पवित्र मन। तो वे एक साधु पुरुष भी थे। साधु अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने वाला, इंद्री समझते हैं सेंस ऑर्गन्स, ठीक है।
जिन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स को अपने नियंत्रण में कर लिया, समझिए वो सारी सृष्टि को अपने वश में करने की शक्ति रख सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर सकते, वो क्या दुनिया को खाक कंट्रोल करेगा? नो वे। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन, कहते हैं ना, अनुशासन सबसे बड़ी सीढ़ी होती है, सबसे प्रथम सीढ़ी होती है सफलता तक पहुंचने की। यदि हम अनुशासित हैं तो सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी। क्लियर? आध्यात्म विज्ञानी, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, योगी, योगी क्या है? योगी, अरे मैं तो रमता जोगी टाइप, वैसा योगी नहीं। योगी अर्थात योग, ध्यान, मेडिटेशन, वही ना, अपने ध्यान को अपने वश में, अर्थात अपनी सेंस ऑर्गन्स को अपने कंट्रोल में रखने वाला। दार्शनिक अर्थात सबको एक ऐसा रास्ता दिखाने वाले, जो भटके हुए प्राणी है वो भी उनकी बातों का अनुसरण करके सद्मार्ग पर चलने लगे। मनोवैज्ञानिक, क्या बात है, विज्ञान भी है, धर्म भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहते हैं नहीं धर्म अलग है, विज्ञान अलग है, हम तो वैज्ञानिक हैं, हम धर्म को नहीं मानते। गलत। क्योंकि धर्म क्या है, विज्ञान क्या है, यहां थोड़ा सा मैं बस एक शब्द में बताना चाहूंगी कि धर्म हमें बताता है हमें क्या करना चाहिए। ठीक है? धर्म मतलब अच्छे से अपने अपने, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म की हम बात करें या किसी भी पवित्र पुस्तक की हम बात करें, तो वो हमें सिर्फ यही सिखाते हैं कि हमें अच्छे से मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, सद्मार्ग पर चलना चाहिए। किसी ने पूछा था कि रामायण क्या है, यदि अब हिंदी की पवित्र ग्रंथ की बात की जाए तो बस क्या है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, कपट छल छंद से बचना सिखाती हमको रामायण। कुछ नहीं है ये, ना तो हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना सिख का है, ना ईसाई है। हर ग्रंथ हमें सिखाता है मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, और जो इस मानवता के धर्म को अपना लेता है वो हमेशा सुखी तरह से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो यहां लिखा है ना, मनोवैज्ञानिक भी थे, लेखक, सुधारक, मनीषी, दृष्टा का समन्वित रूप थे, चारों वेदों का ज्ञान, 108 उपनिषदों का ज्ञान, 6 दर्शन, 20 स्मृतियां और 18 पुराणों के भाष्यकार पंडित श्री राम शर्मा जी को कोटि कोटि नमन। धन्य है हम जो मैं आपको पढ़ा रही हूं और आप इसको सुन रहे हैं, इस पाठ को और उनके जीवन से संबंधित पहलुओं को। अब सुनिए ध्यान से कि अब चलते हैं पाठ के सार की तरफ, और यहां हम करेंगे कुछ प्रश्नों का जिक्र, जिसमें इस तरह के प्रश्न होंगे जो एनसीईआरटी में शामिल नहीं हुए थे, अर्थात जो पाठ्य पुस्तक के पीछे नहीं है, फिर भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़े से कहानी की ओर चलिए। लेखक ने अपने ही बचपन का यहाँ पर वर्णन किया है। लेखक बताते हैं कि अब देखिए, खेलने कूदने तो सबका मन करता है, मेरा भी करता है, हाँ मेरा भी करता है। आज भी मैं खेलती हूँ, छत पर जाती हूँ बच्चों के साथ, कहीं आंख मिचोली खेल लिए, कहीं कुछ खेल लिए, तो अच्छी बात है, खेलते कूदते रहना चाहिए। तो वहां पर लेखक अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, झरबेरी के पेड़ से झरबेरियां तोड़ रहे थे। अचानक से किसी ने आवाज दी, ओए छोटे, या जो भी नाम था, क्या नाम था, पंडित श्री राम शर्मा, श्री राम कहा होगा या श्री राम कहा होगा। तुरंत डर गए, तुम्हारे बड़े भाई साहब बुला रहे घर, और झटाफट साहब चीजें छोड़कर डर के कारण भाई के लिए चल दिए। क्यों डर था भाई? बड़े बॉस, बिग बॉस जो घर में बैठे थे, क्योंकि उनका बुलावा आया और लेखक समय पर नहीं गए, तब तो अच्छी पिटाई होनी है, रुई की तरह। अब आप सोच रहे हैं रुई मतलब कोमल कोमल पिटाई? नो, जिस तरह से आपको पता नहीं होगा शायद, और हो सकता है पता हो, जब ये जो सर्दी में ओढ़ते हैं ना रजाई, जब उसमें रुई भरी जाती है, उससे पहले रुई को कितना डंडे से मारा जाता है। इसलिए लेखक ने कहा था कि रुई की तरह पिटाई होती है, डंडा उनके पास हमेशा रहता है, और इतना मारते हैं कि बस हाथ पैर नहीं टूटते, बाकी सब टूट जाता है। तो जब भी उनके बड़े भाई साहब का बुलावा आता था, लेखक झट से चले जाते थे। प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसे कोई मारता है क्या? यदि प्रश्न आ गया कि लेखक के बड़े भाई साहब उनको कैसे मारते थे, क्या लिखोगे? रुई की तरह मारते थे। जिस तरह से रुई को धुनवाना बोलते हैं उसको, ठीक है, उसके लिए उसको बहुत पिटाई की जाती है, उसी प्रकार से लेखक के भाई भी
बड़े भाई साहब उसकी पिटाई लगाते थे। तो डर के कारण लेखक बस आओ देखते न था और तुरंत भाग जाते थे। क्लियर? अब उनको लगा अब क्या होगा, भाई साहब मारेंगे। बड़े इसी डर के कारण हाफते हाफते घर में पहुंचे। जी भाई साहब। देखा भाई साहब कुछ लिख रहे हैं। हाँ, लेखक की जान में जान आ गई कि अच्छा अच्छा चलो आज पिटाई विटाई का माहौल नहीं है, बच गए। कहते इधर आ। जी ये 3 चिट्ठियां हैं, जाओ जरा वहां पोस्ट ऑफिस में डाल कर आओ। जी भाई साहब। उन लेखक का भी एक छोटा था भाई। चल छोटे अपन चलते हैं। चलो भाई, अब उसको उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो उसका भाई है बड़ा। चल दिए दोनों, आदत से मजबूर। क्या आदत थी उनकी? एक कुआं था, यहां देखो कुआं था, कच्चा कुआं था जिसमें कोई रेत सीमेंट का काम नहीं था, जो फिसलता फिसलता रहता था, मिट्टी या झरती रहती थी उससे मिट्टी। ठीक है, अब आदत से मजबूर जब भी वो स्कूल भी जाते थे ना अपनी टोली के साथ, तो उस कुएं में मिट्टी मिट्टी फेंक ही देते थे, मिट्टी के ढेले फेंक देते थे। क्यों? आप पूछो अपने आप से, क्यों ऐसे काम करते हो जिससे डांट खाते हो? करते तो हो, छुपाना नहीं, बताना कौन से ऐसे काम करते हो जिससे आपको कभी कभी डांट पड़ती है लेकिन मजा भी आता है। तो सारे स्कूल के जो टोली थी, उनकी गैंग थी, वो उसमें मिट्टी के ढेले मारती थी क्योंकि सबको पता था कि एक इसमें खतरनाक विषधर मीन्स बड़ा सा एक सांप उसमें गिर गया था और अब वो वहीं रहता था। तो सब मिट्टी के ढेले मारते थे ताकि वो फुसकारे और सब उसकी आवाज सुन सके। अब जैसे ही लेखक और लेखक के छोटे भाई वहां से जा रहे थे तो लेखक ने कहा, छोटे चल ना अपन कुएं में थोड़ा सा मिट्टी का ढेला मारते हैं, मजा आएगा, सांप की आवाज सुनेंगे। छोटे ने कहा, नहीं भाई। अरे चल, क्या करता बेचारा छोटा। चला गया। टोपी पहनते थे पहले सभी लोग, टोपी वो पहनते थे, कुर्ता धोती टोपी और गमछा, गले में गमछा तौलिया टाइप, ठीक है, रुमाल। तो वो अब उस टोपी के अंदर ही उन्होंने चिट्ठियों को रख लिया था अच्छे से ताकि संभली हुई रखी रहे। जैसे ही उन्होंने मिट्टी का ढेला कुएं में फेंका और कुएं में झांकने लगे। अब उन्होंने सोचा कि जब हम कुएं में झांकेंगे तो ऐसा ना हमारी टोपी गिर जाए, तो भूल ही गए, आओ देखा ना ताओ, अपनी टोपी को उतार के हाथ में रख लिया और झांकने लगे। और जैसे ही झांकने लगे, तीनों चिट्ठियां एक एक करके गई कुएं में, उस कुएं में जिसमें विषधर रहता था। समझ में आया? लेखक हतप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए, डर गए कि अब तो गई मेरी जान, अब क्या करूं, मर गया अब तो मैं। कुछ नहीं समझ पाए कि देखो आप चित्र देख सकते हो, इस तरह से पूरी तरह से परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। लेकिन चिट्ठियां जब तक नीचे जा चुकी थी, अब क्या करूं। उनके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि सबसे पहले कुएं में जाऊं और चिट्ठियां वापस ले आऊं, लेकिन वहां तो खतरनाक सांप था, नहीं, इतना आसान नहीं था। फिर क्या था? दूसरा ये था कि या तो भाई साहब से कह दूं, भाई साहब हम चिट्ठियां पोस्ट कराए, लेकिन ये झूठ था और झूठ बोलना लेखक को आता नहीं था। तो कुल मिलाकर डिसाइड ये हुआ, चलो मैं तो कुएं में जाऊंगा, डंडा है ना मेरे पास, डंडे के सहारे जाऊंगा, कुएं के फन को मतलब सॉरी सांप के फन को कुचल दूंगा और चिट्ठियां आराम से वापस ले आऊंगा। बस इतना आसान लगा था उनको। लेकिन जब कुएं में गए और किस कदर से जब देखा कि कुआं तो सकरा था, वहां पर डंडा चलाना आसान नहीं था, सांप अच्छा खासा बड़ा था, अब क्या करें? वही तो इस पाठ में बताया है कि फिर भी लेखक कुएं में गए और सांप के साथ उन्होंने बड़ी चालाकी से, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से सांप को बनाया मूर्ख और चिट्ठियां ले आए वापस। हुआ होगा ऐसा? अच्छा, ओके, चलिए पढ़ते हैं, चलते हैं आगे। ध्यान से सुनिएगा और किस तरह से प्रश्न इस पैराग्राफ में बन सकते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे, तो सुनना है ध्यान से। सन 1908 की बात है, ध्यान रखना ये सन पूछा जा सकता है कि ये कब की घटना है। तो सन 1908 की बात है, दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। जाड़ा समझते हैं? जाड़ा समझते हैं? जाड़ा, सर्दी, खतरनाक वाली जनवरी की सर्दी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ में झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा,
कि तुम्हारे भाई साहब बुला रहे हैं। और फिर क्या करता, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में वो छोटा वाला भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जा रहा था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा, आखिर भाई साहब इतनी तेजी से क्यों बुला रहे हैं। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही कहीं पेशी तो नहीं है मेरी, कहीं इसीलिए तो भाई नहीं बुला रहे मुझे। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हो गया कि चलो भाई साहब तो चिट्ठी लिख रहे हैं, लगता है पीटेंगे नहीं, कोई दूसरा काम देंगे। तो हम देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालो, तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं, ये बहुत जरूरी है। ये क्या कर, उन्होंने कहा। अब प्रश्न ये बन सकता है कि आखिर वो अपने बड़े भाई से क्यों डरते थे इतना। बड़े भाई थे, डरना ही था। आप नहीं डरते हो क्योंकि पिटाई नहीं खाते हो आप। डर, थोड़ा सा डरना भी जरूरी है, क्योंकि डर के आगे जीत है। दोनों ही अपने अपने बातें महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यही है कि इसलिए वे डरते थे क्योंकि उनके भाई साहब अच्छी पिटाई लगाते थे डंडे से। तो डंडे की मार भला कौन खाना चाहेगा। तो जब भी बड़े भाई साहब का बुलावा आता, आओ देखते ना ताओ, भाग जाते थे उनकी आज्ञा का पालन करने। रास्ते में जा रहे थे कि भाई साहब मारेंगे, पिटाई लगाएंगे, लेकिन जाकर देखा तो भाई साहब पत्र लिख रहे थे। तो जान में जान आ गई और उन्होंने कहा, लो ये चिट्ठियां पकड़ो और मक्खनपुर डाक खाने में डाला और जल्दी जाओ, जल्दी वापस आना। समझ गए, ये चिट्ठियां बहुत जरूरी हैं। भाई साहब की आज्ञा हो और लेखक अवहेलना ना कर दें, असंभव, कभी हो ही नहीं सकता। तो वे लेकर चल पड़े। जाड़े के दिन थे ही, तो इस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी, दांत किटकिटा रहे थे, बुरी तरह से सर्दी। हवा मंजा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए थे, मतलब कहीं जाते हैं तो लो ये चने खा लो। तो इस तरह से भुंजे हुए चने, उन्होंने भुने हुए चने माँ ने दे दिए थे। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। छोटे और लेखक चल पड़े। तो धोती तो वो पहनते ही थे, एक अच्छे से धोती को कान में भी लपेटा, टोपी भी पहनी, क्योंकि जाड़े के दिन थे, सर्दी के दिन थे। ठीक है, उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से भी नहीं। ठीक है, क्योंकि उनका डंडा हर समय उनका रक्षक बना होता था। अब ये बस कहना रक्षक बना, भक्षक नहीं बना था। भक्षक उसी ने तो सहायता की थी। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। झुरे मतलब समझते, आम के पेड़ों को डंडे से तोड़ना, उसको झूरना कहते हैं। ठीक है, इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत हो जाता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी, इस कारण से उन्होंने रख लिया। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलंग दूर उस कुएं के पास पहुंच गए, जिसमें गति भयंकर काला सांप पड़ा था। लेकिन हम कहां उसको ना देखे बिना रह जाते। हम तो जाएंगे भी, उस पर मिट्टी के ढेले भी फेंकेंगे, सांप की फुसकारने की आवाज भी सुनेंगे, क्योंकि आई लाइक इट। ऐसा कुछ चल रहा होगा उनके माइंड में, क्योंकि जब भी कभी वे स्कूल के बच्चों के साथ भी जाते थे तब भी वही करते थे। अब यहां पर बात आती है, कोई प्रश्न आया आपके दिमाग में कि मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन क्या होता है, बोलो जल्दी। नारायण का वाहन कौन था, विष्णु जी का वाहन कौन था। जब लक्ष्मण और राम को सर्पपाश में बांधा गया था तो किसने उनके सांपों को काटकर अलग किया था। नारायण वाहन क्या है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसको याद है कि क्यों कवि लेखक ने कहा है कि मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन था। गरुड़, गरुड़ गरुड़ गरुड़। ठीक है, गरुड़ जी पर गरुड़ जी नारायण का वाहन होता है ना, तो गरुड़ क्या है, पक्षी, बिल्कुल। तो वो सांपों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। नेवला भी सुना होगा आपने। इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन था। वो सांप से डरता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि कई बार मैं अपने नारायण वाहन से अर्थात डंडे से सांपों के फनों को कुचल चुका हूं, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं था। लेखक बता रहे हैं। क्लियर हुआ, ये प्रश्न दिया है तो बता देना आप।
इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत हो चुका था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को टोपी में रख लिया। टोपी में रखने क्यों, ये भी बता दिया ना उन्होंने कि क्यों रख लिया टोपी में, क्योंकि उनकी कुर्ती में जेब नहीं थी। अब कहीं तो संभाल के रखते, हाथ में नहीं ले जाना, कितनी दूर तक, फिर सांप को मिट्टी के ढेले से भी तो मारना है। तो ये सारी बातें तो उन्होंने अच्छे से टोपी में रख ली। फिर गए आराम से और वहीं कुएं के पास पहुंचे और आदत से मजबूर झांकने लगे उस कुएं में। मिट्टी के ढेले भी फेंकने लगे और झांकने के चक्कर में कहीं टोपी कुएं में ना गिर जाए। फिर देखिए क्या हुआ। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा, उसमें पानी तो था नहीं। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था, ये भी नहीं पता। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। हमें 2 महीने से पता था कि इस कुएं में भयंकर एक बड़ा सांप है और वो जब फुसकारता है तो बहुत आवाज आती है, ये सुन के रखा था। अब हमें भी सुनना थी कि आखिर वो कैसे फुसकारता है, कैसी आवाज आती है। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उचकने की सूझी। मतलब हम देखना चाहते थे, उचक उचक कर देखना चाहते थे कि आखिर कुएं का सांप दिखता कैसा है कुएं में सांप, कैसे फुसकारता है, कितना बड़ा है, काला है, ब्राउन है, मोटा है, पतला है, कितना लंबा है, सब कुछ, बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चंस। अब देखा कि सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था। लेखक ये भी बताते कि सबसे अधिक शरारती मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है, आवाज को तो सुन ले, कैसे फुसकारता है। सबने तो कहा कि अरे सांप बहुत तेज फुसकारता है। तो हम उसकी आवाज सुनना चाहते थे। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। लो, अब सांप की ध्वनि या सांप की फुसकारने की आवाज सुनकर भी संतुष्टि नहीं हुई। अब हमें अपनी आवाज की प्रतिध्वनि भी सुनना था, गूंज सुननी थी कि हमारी आवाज कैसी आती है कुएं से। पर कुएं में जो ही ढेला गिराते हुए एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। हम डर गए एकदम। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। लो, अब सब ने एक तरीके से, मतलब सबके सब, एक ने फेंका, हाँ ऐसे फुसकारता है, अरे भाई कैसे, अरे तू खुद सुन ले, चल मैं भी फेंकता हूं। इस तरह से ये बातें चलती जा रही, ये कार्य चलता जा रहा और सब के सब उस सांप को और क्रुद्ध करते जा रहे हैं और खतरनाक उसको क्रोधित करते जा रहे हैं। सांप फुसकारता जा रहा है। लेकिन बच्चों की टोली, नटखट हम जोली, क्या करें, वो जब तक खुद नहीं कर लेते तब तक नहीं मानते। तो ये सारा कार्य वो किए जा रहे हैं। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन की कुएं में ढेले डाले। लो, अब उनकी आदत बन गई कि अब जब भी मक्खनपुर जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कुएं में ढेले तो जरूर डालेंगे, सांप की आवाज तो जरूर सुनेंगे। ये उन्होंने मनोरंजन का साधन बना लिया। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप ने फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई, क्योंकि आदत बन गई थी। अब जा तो रहे थे वो चिट्ठी पोस्ट करने, लेकिन जैसे ही कुआं दिखा तुरंत उनकी वो आदत सिर मस्तिष्क में आ गई कि चल छोटे, थोड़ा ढेला फेंकते हैं, सांप की फुसकार सुनते हैं। ठीक है, मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो जाता है। कुएं के किनारे एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। बस अब इस हड़बड़ाहट में, क्योंकि हर दिन वो ऐसा ही करते थे, टोपी हाथ में ली, ढेला फेंका, झांक कर देखा, वापस। अब आज जल्दबाजी में या अपनी आदत की मजबूरी में वो ये भूल गए कि टोपी में तो चिट्ठियां हैं। ठीक है, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। क्या हुआ, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण ही नहीं, कुछ भी याद नहीं। क्यों? क्योंकि टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुए कुएं में गिर गई थी। अब बेचारे
क्या करते लेखक, अकस्मात अचानक जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हथौने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, ठीक उसी तरह वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे बहुत दूर जा चुकी थी, वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। अब आजकल क्या चलता है पता है ना, सेल्फी खींच रहे हैं, छत पर जा रहे हैं या पतंग उड़ा रहे हैं, टपक गए नीचे, हाथ पैर टूट गए। तो कुछ यही है कि कभी कभी एक ऐसी काम या एक ऐसे आदत के कारण हम अपनी मानसिक स्थिति शून्य कर लेते हैं, तो कभी भी अनकॉन्शियस माइंड से हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो लेखक ने कहा ना कि मैं तो अचानक वो चिट्ठियों को पकड़ने के लिए ऐसे दौड़े जा रहा था जैसे कि बस मुझे भूल ही गया था कि ये कुआं है और यह सांप है और मैं मर सकता हूं। ठीक है, लिखा है ना, उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, अब रोने लगे। छोटा भाई डांडे मार मार कर, मैं चुपचाप आंखें ढबढबाकर। छोटा भाई तो तेज तेज रोने लगे, भाई अब तो मुझे मारेंगे, बड़े भाई मारेंगे, अब हम क्या करें, ऐसे वैसे रोने लगे। और बेचारे लेखक थोड़े बड़े थे तो उनकी आंखों में आंसू टप 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 आते जा रहे हैं। तेज तो नहीं रो रहे हैं लेकिन रो तो वो भी रहे। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता है। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे पर कपोलों पर आंसू ढुड़क ही जाते थे। क्या करें, कहते ना जब दूध का उफान आ रहा हो तो यदि ढक्कन भी पतीले पर रखा हो तो ढक्कन से नीचे भी गिर जाता है। तो आंखों में ऐसे आंसू आए थे कि जब भी पलकें बंद होती आंसू अपने आप लुढ़क आते थे। मतलब बुरी तरह से वे परेशान हो गए। माँ की गोद की याद आ रही थी। जी चाहता था कि माँ अगर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिखी जाएंगी, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। पर उस समय झूठ बोलना भी नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि झूठ कैसे बोलते हैं। लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। समझ में आया, रुई की तरह धुनाई होती, खतरनाक तरीके से। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप गया कि अब क्या करें, घर तो वापस जा नहीं सकते। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी की बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई साहब स्वयं आ जाए कि आखिर ये अब तक आए क्यों नहीं, दोनों गए हैं। फिर क्या हुआ, इधर और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, मतलब रात होने वाली थी। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट रही थी। क्या करें, कैसे क्या करें, आखिर हम क्या करें। मतलब बेचारे लेखक बुरी तरह से परेशान थे। मेरी दुविधा दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। हो निश्चय कर लिया कि बस 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 बहुत हो चुका, अब मैं कुएं में जाऊंगा, चिट्ठियों को निकालूंगा। हाँ, कितना भयंकर निर्णय था, रियल में बहुत भयंकर। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया गया, मतलब पूरी तरह से निर्णय ले लिया गया कि कुएं में जाऊंगा। तो जो धोती वोती कान में लपेट कर गए थे, गमछे, ठीक है, उनकी मजबूत सी बड़ी सी रस्सी बनाई। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। इतना आसान लगा था उनको। पर बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठान ली। कहते ना, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है।
छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था, बस रोता जाता था, भैया ना जाओ, मत जाओ भैया, तुम वापस नहीं आए तो क्या होगा। लेकिन उधर उसके भाई का डर सता रहा। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी ही थी, क्योंकि विषधर जो था। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी मतलब बिना कपड़े के हुआ। सबने धोती वोती उतार कर, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरस पुर टिकता है, कि चारों ओर एक चक्कर देखकर एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था यार, कितना सा था। इसलिए धोती को डेंग से कड़ी बांध कर करके दे दिया और उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई और भी रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया। क्या कहा? मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था कि हाँ, मैं तो मार ही दूंगा। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे इस डंडे के सहारे से। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूंगा, तब ध्यान से नीचे को देखा तो अक्ल चकरा गई। क्या हुआ? सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा है, क्योंकि वो समझ गया कि कोई तो आ रहा है, और 1 फीट ऊंचाई पर फन फैलाकर लहरा रहा है। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसान पर बैठा था। वो समझ चुका था कि कोई आ रहा है और मैं इसको मारूंगा। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा हो जाता है और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी तरह से पूरी तरह से सांप तैयार था। डर लग रहा है मुझे पढ़ने में, वहां लेखक ने सामना कैसे किया होगा। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। उसके माने थे सांप से 1.5-2 फीट गज नहीं कि दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। व्यास मैं समझा चुकी हूं ना। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रहा जा सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर वो तो पहले से ही मुझ पर फन फैलाए खड़ा हुआ है। अब क्या करें? उतरता था कि कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। अब क्या किया जाए? इतना खतरनाक साहस एक बच्चे ने किया। एक बेचारा छोटा सा 8 साल का बच्चा, वो ऊपर रो रहा है, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। अभी ये नहीं डिसाइड किया था कि भाई मैं नहीं जा रहा, मैं तो ऊपर जा रहा हूं। नहीं, जाना है, चिट्ठियां वापस लाना है, क्योंकि भाई साहब की मार नहीं खाना है, भले ही जान चली जाए। ठीक है, यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। 1-1 इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी, कंसंट्रेशन। मुझे एक सूझी, ओके, कुछ अक्ल आई। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा लिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मतलब उसे लगा ये आ गया है नीचे शिकार। ठीक है, मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर इसे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें 4 हुईं,
वो मुझे घूर रहा था, मैं उसे घूर रहा था। शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुहा श्रवा कहते हैं, मैं स्वयं चक्षुहा श्रवा हो रहा था। OMG! अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी। वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसी के वश में हो गया। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। अब तो एकदम ख्याली था। वो चिट्ठियां, वो सब कुछ वो भूल गए थे, क्योंकि अब तो मौत का प्रत्यक्ष रूप से सामना कर रहे थे। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी एकदम मिथ्या और उल्टी होती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई कि मैं जो सोच रहा था अब तो वो असंभव है, मैं नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ है ही नहीं, इतना चौड़ाई भी नहीं है, इतना व्यास भी नहीं है कि मैं इसको मार सकूं। ठीक है, डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। अब क्या करें? यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर भी उसके पास पड़ी 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे, सांप अपनी तरफ से कि ये मुझ पर कब वार करे तब मैं इस पर वार करूं, और मैं अपने। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया कि मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। अब खिसकाने की कोशिश, यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था। कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह की ओर से उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हो गया। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा। ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। मतलब डंडे पर उसने सारा विष उगल दिया। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा ना मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा कि डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। वह विष था। यदि डंडे के स्थान पर लेखक स्वयं होते तो जा चुके होते। ऐसा अनुभव। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया कि कर मुझे परवार, देख मैं तेरा पलटवार कैसे करता हूं। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत ना थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था क्योंकि इससे पहले लेखक डंडे से कई बार सांपों को मार चुके थे। उनको भरोसा था कि वे इस बार भी डंडे से सांप को मार देंगे, लेकिन इस बार डंडा पूरी तरह से हार चुका था। ठीक है, शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और भी कई वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फू फू धमाके में टूट गया। मतलब भाई तो गए। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रात स्नेह के ताने बाने को चोट लगी और उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेवजह नहीं थी, पर उस फू धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया।
अब थोड़ा मौका मिला लेखक को। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम तथा आतंक से अपनी ओर खिंच गया और गुंजक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। पूंछ, उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह देवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए। लो भाई, चिट्ठी उठाना नहीं भूले। चिट्ठियों को धोती के छोर से बांधा और छोटे भाई ने मुझे ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धन न देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी। यस, आई एम द विनर। पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पार वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसके दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से अपनी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूं। कम ही, अधिक नहीं। उस पर 11 वर्ष की अवस्था में, सिर्फ 11 वर्ष की अवस्था में 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धड़कन चल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर मैं ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना भी कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर ऐसे साफ माफ किया, क्योंकि पूरा मिट्टी मिट्टी हो गई थी ना। धोती कुर्ता पहना, फिर किशनपुर के लड़के को जिसके ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे। हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई थी। उतने वर्षों बाद सुनाई थी, नहीं तो मम्मी बहुत पिटाई लगाती। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डेन के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। आशा करती हूं आपने भयंकर डर के साथ, रोचकता के साथ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को सुना, समझा और बहुत अच्छे से जो भी शिक्षा लेखक हमें देना चाहते हैं वो ग्रहण की। इसी तरह से हर एक पाठ और कविता को लेकर मैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपके समक्ष आती रहूंगी। बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस आप सभी होनहार विद्यार्थियों को 100% फ्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आप अपने विषय के वीडियोस देख सकते हैं। जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी और क्लास 9th हिंदी लाली वर्मा। प्ले लिस्ट पर जाएंगे आप, वहां पर सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज तरीके से है। कौन सा टॉपिक आपको देखना है, पाठ्यक्रम देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, जो भी आपको देखना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट वीडियो आपके सामने। और वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आई प्रॉमिस आपको वीडियो पसंद आएगा ही आएगा। मैंने कहा ना, आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, पसंद आएगा तो लाइक आपको करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिल जाएं और आप वीडियो का लाभ ले सकें। शेयर करना मत भूलिएगा सभी फ्रेंड्स को, सभी रिलेटिव्स को, जितने भी आपके कांटेक्ट लिस्ट में। आई नो आपकी कांटेक्ट लिस्ट बहुत बड़ी है, सबको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपका और हमारा जो रिश्ता है, जो बॉन्ड है, और भी मजबूत बना रहे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।